आप सभी का प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है दल बदल पर दंगल। चुनावी मौसम आते ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है और हाल ही में कांग्रेस पार्टी से ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इसके बाद कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने इस पर तंज कसा। ममता भूपेश ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता पछताएंगे और बीजेपी में जाने से उनके सियासी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांक करके देखें कि उसने कैसे नेताओं का यूज एंड थ्रो किया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव करीब, दल बदलने वालों का सिलसिला तेज। मंत्री ममता भूपेश ने कहा, जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वे पछताएंगे। जो भी साथी जा रहे हैं ये उनका इंडिविजुअल निर्णय है, लेकिन वो एक जब चुनाव आएंगे उस समय वो पछताएंगे। बीजेपी में जाने से सियासी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांके। आजाद भारत में अगर सबसे बड़ा उदाहरण कहीं यूज एंड थ्रो का है तो वो कांग्रेस पार्टी में ही है। पिछले असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से हमने देखा कि सचिन पायलट जी और उनको वोट देने वाली जनता को यूज करके इतनी जोर से थ्रो किया कि वो सब लोग पवेलियन के बाहर खड़े नजर आए। इसीलिए किसी और पार्टी के बारे में कमेंट करने से पहले कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेबा में झांक कर देखे। दल बदल पर दंगल। तो चुनाव आ रहे हैं और दल बदल की संभावनाएं भी तेज हो रही हैं और दल बदलने वाले भी लगातार दल बदल करते हुए नजर आ रहे हैं। आया राम गया राम, और अगर पार्टी में टिकट मिलने की संभावनाएं नहीं बने तो पार्टी को भी राम राम। और इसी के साथ दल बदल ज्यादा तेजी से दिखाई देता है। ये हर चुनाव से पहले इसी तरह की चीजें सामने आती है। राजस्थान में चूंकि विधानसभा के चुनाव है और इससे पहले फिर से दल बदल सक्रिय हो गया है। नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मनीष पारिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, साथ ही साथ किशोर शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं, और साथ ही शंकरलाल नारोलिया हमारे साथ में प्रदेश महामंत्री आरएलपी के जुड़ जाएंगे, उनको ले लेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। महेश शर्मा जी, एक टिप्पणी आपकी और उसके बाद शुरू करेंगे राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि इतने सारे चुनाव आपने देखे महेश जी, हर बार दल बदल देखते ही आ रहे हैं। पिछले चुनाव में जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा घनश्याम तिवारी छोड़ करके चले गए थे, सुरेंद्र गोयल छोड़ करके चले गए। अब की बार कांग्रेस से भी बीजेपी में कई नेता आ रहे हैं। तो ये सिलसिला है, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये चुनाव को प्रभावित करते हैं? इनके पीछे की वजह आखिरकार क्या होती है? क्या किसी पार्टी को दूसरे दल से आए नेताओं को लेकर खुश होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि हमारे ये राजस्थान की जो राजनीति है मुख्य रूप से वो कहें कि कहने को तो सिद्धांत पे चलती है और अपने मौके और चुनावी माहौल में बनते समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और जातिगत गणना जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और अपना प्रत्याशी चयन करती है। और उनमें इधर दल बदल वगैरह का मतलब क्या कहते हैं काफी कुछ होता है। और लगातार आप ये देखिएगा कि 2000 के बाद से तो लगातार कभी मतलब आपके यहाँ सामाजिक न्याय मंच भी बना और इसके बाद में मतलब क्या कहते हैं जो भी नए नए जिस तरह के कोशिशें हुई है वो भी आपको नए जो दल बने हैं वो भी एक यहाँ के राजनीतिक इतिहास में ये बात है। मुख्य रूप से ये है कि जहां तक है कि एक दूसरे के लिए कहा जाता है कि दूसरे की नाव में मतलब क्या कहते हैं छेद है। हाँ। लेकिन स्थिति ये होती है कि दूसरे की नाव में छेद करने वाले खुद भी नाव छिदी हुई नाव पे बैठे हुए होते हैं। अब सवाल ये आता है कि चुनाव में माहौल कैसे बनता है, किन मुद्दों को लेके बनता है, कौन से नए चेहरे होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सारी चीजें तय करती है। रहा सवाल दल बदलने से फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने ये देखा होगा कि कुछ जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। फैसला अंत में ही जातिगत जो वोट होते हैं वो तय करते हैं जीत हार का। और मौजूदा स्थिति में वो चेहरा दूसरा नंबर होता है। चेहरा कौन सा होगा,
सर्वमान्य होगा, या मतलब क्या कहते हैं जिसकी पेट इधर दोनों तरह के विचारधारा वाले लोगों के अंदर होगी। तो ये सारी चीजें देखने की ये नतीजे बताएंगे चेहरे कौन होते हैं जी। लेकिन हाँ, ये दल बदल की जो है ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत चलती आ रही है। कम से कम ये 21वीं सदी में तो खूब तेजी से हो रही है। कभी कौन सा दल जिसके भी हवा बहती है लोग उधर शामिल हो जाते हैं। जी महेश जी, हमारे साथ शंकर नारोलिया भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री आरएलपी के। और नारोलिया जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं आपके पास आऊंगा, एक टिप्पणी चाहता हूं किशोर शर्मा जी, उसके बाद में आपके पास आऊंगा, और जो कि बीजेपी के प्रवक्ता उनकी भी टिप्पणी, उसके बाद में आपके पास आता हूं। किशोर जी, क्यों ममता भूपेश कह रही हैं कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले पछताएंगे, और बीजेपी कह रही है कि आपको तो अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि कैसे आपने यूज किया नेताओं का, और फिर पार्टी उनको फेंक देती है? देखिए, कांग्रेस एक बड़ा दल है, पुराना दल है, और कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर नीयत पर काम करने वाला दल है। और जितने लंबे समय से हम लोगों ने काम किया है, जिन लोगों का धर्मनिरपेक्षता भरोसा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भरोसा है और उनको बांट कर नहीं देखते, वो हमारे साथ हैं। जिनको देश और प्रदेश के विकास में भरोसा है, वो हमारे साथ हैं। अब एक बात बहुत साफ तौर पर, अगर ममता भूपेश ने जिस बात को कहा, बस बात पर कहना चाहता हूँ। आदमी पार्टी दो स्थिति में छोड़ता, लाभ और दबाव की स्थिति में। अभी जो जिस तरीके से पार्टी छोड़ी गई, ज्योति मिर्धा के मैं नाम लेकर जिक्र करता हूँ, उसमें दोनों चीज़ साफ नजर आ रही हैं। ज्योति मिर्धा कांग्रेस से सांसद रही, उनके जो परिवार है नाथूराम मिर्धा जी, वो कभी भी, नाथूराम मिर्धा जी का परिवार भी धर्मनिरपेक्ष ताकत के साथ रहा। कभी उस सांप्रदायिक ताकतों के सामने उसने घुटने नहीं टेके जी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ज्योति मिर्धा ने सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटने टेक कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भानुप्रकाश मिर्धा पहले बीजेपी में जा चुके हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। मैं एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि ज्योति मिर्धा का ससुराल कारोबारी परिवार से है और केंद्र इस काम को करता रहा है, सीबीआई ईडी का दबाव उनका बना रहा है, हो सकता है यह एक कारण हो। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जिसको कांग्रेस की नीतियों में भरोसा है, नीयत में भरोसा है, वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस बड़ा परिवार है और हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। पारिक साहब, आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक करके देखे? आपके भी नेता तो इधर उधर होते रहे हैं। नहीं, वो यूज भी करते हैं, भ्रष्टाचार में अपने नेताओं का थ्रो भी नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी की विशेषता आपने देखा, डोटासरा जी के लिए सबने कह दिया, तो टीचर्स ने हाथ खड़े करा दिए मुख्यमंत्री जी ने कि आपको ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बिरला ऑडिटोरियम में सबने हाथ खड़े करे देने पड़ते हैं। उनको मुखिया बना दिया, थ्रो नहीं किया, उनका यूज किया भ्रष्टाचार में। इसी तरह से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 35,000 का मिलता था कोरोना जैसे काल में, 1-1 लाख रुपए में जिस रघु शर्मा ने ये खरीदा, उसको गुजरात का प्रभारी बनाया। थ्रो नहीं किया भ्रष्टाचार को, उनको यूज किया। इसी तरह से जो खान मिनरल्स एंड माइंस के भ्रष्टाचार किया, 10,000 करोड़ रुपए की खान इन्होंने 500 करोड़ में बेच दी जिन्होंने, उनको भी पंजाब का प्रभारी बनाया। थ्रो नहीं किया भ्रष्टाचार को, यूज किया। तो कांग्रेस तो यूज करती है भ्रष्टाचार में, अपने नेताओं को थ्रो नहीं करती है। जमा रखे आप थ्रो कर देते हैं भ्रष्टाचार को। एक हाँ, मैं आ जाऊंगा आपके पास, टिप्पणी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनको कंप्लीट। मैं आ जाऊंगा किशोर जी, आ जाऊंगा, एक एक करके बात रखिए जी। मैं निवेदन करूं, नागौर में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। इनके वहां पर सिक्का चलता था, वो सफाया हो गया है, वहां पे इनका नामो निशान नहीं बचेगा। यही फ्रस्ट्रेशन है कि जो यहां से जाएंगे दुख पाएंगे। तो कुल मिला के गालियां देनी है, वो लोगों को शराब देने हैं, वही देते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है, और इसीलिए बीजेपी ने कहा है कि जब तुम्हारी ताकत कम हो रही है, भ्रष्टाचार को लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुशासन को छोड़ के जा रहे हैं, महाभ्रष्ट सरकार को छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको यही कहना पड़ेगा कि आप वहाँ तो यूज होगा, थ्रो होगा। यूज तो हम करते, थ्रो नहीं करते। पूरी दुनिया जानती है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रही है और वो भ्रष्टाचार का पैसा है जिसके कारण यहाँ ये काम हो रहा है। तो यूज कर रहे हैं नेताओं को, थ्रो नहीं कर रहे हैं। जमा के रखे, ये सब चुनाव हारेंगे, इसलिए हारेंगे कि भ्रष्टाचार। मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। पारिक साहब, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को थ्रो नहीं करती है कांग्रेस, लेकिन आपने भ्रष्टाचार को थ्रो कर दिया कि जिन भी नेताओं पर आरोप लगते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, क्या रास्ता दिखा देते हैं क्या बाहर का? कर्नाटक उदाहरण है, एक भी नेता पर कर्नाटक उदाहरण है, हेमंत जी, कर्नाटक उदाहरण है, हेमंत जी, महाराष्ट्र उदाहरण है। आपको वही ईडी वाले केस में आपको एक एक बता दूंगा सर, मैं आपको एक एक बता दूंगा। पिछले चुनाव में उत्तराखंड में देखिए, हरक सिंह रावत क्या हुआ, बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में।
नहीं, मैं राजस्थान की बात इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान के एक भी नेता पर आरोप नहीं है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया नागौर में, इसलिए आप नागौर से नेता आयातित कर रहे हैं क्या? इसलिए आप ज्योति मिर्धा को आयातित किया क्या? इसलिए आपने ज्योति मिर्धा को आयात किया क्या डर है नागौर में? अगर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया तो आपको नेताओं की जरूरत कहां पड़ रही है? जी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है जी कि जो हमारे कार्यकर्ता है, अभी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी। इनका भ्रष्टाचार तो कैमरे में कैद है। हाल ही में कैलाश मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इसका खामियाजा कैलाश मेघवाल को भुगतना पड़ा। कैलाश मेघवाल की आधी सदी 50 साल भारतीय जनता पार्टी में रही, बड़े बड़े पदों पर रहे, आज 90 साल की उम्र में उनको बाहर कर दिया गया। एक ये बात कह रहे हैं कि एक भी उदाहरण किशोर जी, आपके भी तो ऐसे उदाहरण हैं जब भरत सिंह पूरे 4.5 साल तक भ्रष्टाचार को लेकर के लेटर लिखते रहे और अब उन्होंने जी जी भैरव सिंह जी से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं था। उन्होंने 22,000 करोड़ घोटाले का आरोप वसुंधरा राजे पर लगाया, 5,000 करोड़ घोटाले का आरोप कैलाश मेघवाल लगाया और बंगारू लक्ष्मण कैमरे में कैद हुए रिश्वत लेते हुए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रणजीत सिंह जूदेव कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़े, पैसा लेते हुए पकड़े गए। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो कैमरे में कैद है। अरे मेरी बात समझिए, कैमरे में कैद है। और एक बात और बताना चाहता हूं, आपको खुद कहा ये ईमानदार कही जाने वाली पार्टी का एक उदाहरण देता हूं। नितिन गडकरी 7 मिनिस्टर जिस सरकार के जेल में रहे, दोनों के साथ ये स्थितियां हैं। किशोर जी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार पर आप इतने संजीदा है तो फिर आपके विधायक भरत सिंह 4.5 साल से भ्रष्टाचार पर लेटर लिख रहे हैं, आखिरकार उनको बाल मंडवाने पड़े। ठीक है, मैं आता हूं वापस से आता हूं। शंकर नानोलिया, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो नेताओं का दल बदल हो रहा है, आरएलपी क्या सोच रही है, आरएलपी की संभावनाएं कितनी आ रही है उससे? नेता इधर से उधर जा रहे हैं और खासतौर पर ये ज्योति मिर्धा का नागौर में जाना, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में, कांग्रेस छोड़कर ज्योति मिर्धा जी जो गई है बीजेपी में जी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा 2019 में जब सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के सामने चुनाव लड़ा तो उनके 18,000 वोट आए थे और हम 55,000 वोटों से जीत के आए थे उनसे। तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको तो ये था कि ईडीसीडी का जो डर दिखाकर उनकी जो बुल्स इंडिया कंपनी है, तो उनको डर लगा होगा, तो उन्होंने उनको बचाने के लिए उधर चले गई और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे राजस्थान की राजनीति में। क्योंकि सब बीजेपी कांग्रेस में हो रहे हैं, आपकी भी संभावना है क्या कि कोई आरएलपी भी में भी आएगा छोड़ करके? नहीं, आरएलपी में तो लोग आने के लिए तरस रहे हैं सर। अच्छा। आरएलपी के तो लोग आते हैं, मीटिंगें करके जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो का एक ही स्टैंड है, वही नेता आरएलपी में काम करेगा जो जनता के लिए काम करता है, छात्रों के लिए काम करता है, युवाओं के लिए काम करेगा, खुद भाजपा छोड़ के आए काम करेगा। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैदान में उतारेगी और 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि दोनों दलों से जनता परेशान हो चुकी है। तो ऐसे कैसे सरकार बनेगी सर? थोड़ा समझाइए ना कि आपके पास कोई हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई बड़ा नेता हो जो मादा रखता हो। हनुमान बेनीवाल ने पहले, आपने सचिन पायलट को ऑफर दिया, उन्होंने भी स्वीकार कर दिया, फिर कोई क्राइटेरिया है क्या आपके पास? जी, हनुमान बेनीवाल जी के अलावा हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पूरे राजस्थान में अगर किसी दलित पीड़ित युवा किसान की कोई बात करता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी बात करते हैं। तो ये तो एक ही नाम, बहुत बड़ा नाम है। और आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लहर चल रही है। मारवाड़ में हमारी जो 44-45 सीटें हैं, वहां से हम 35 सीट कम से कम जीत के आएंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि मारवाड़ में, नागौर में पूरी तरह से कांग्रेस और बाकी दलों का सुपड़ा साफ है, हम ही हम है। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है सर, बीजेपी वालों की तरफ मत जाइए आप। बीजेपी कुछ भी कह सकती है। आपने देखा होगा कि 2023 में क्या कहा था इन्होंने कि पेट्रोल डीजल 30 रुपए मिलेगा, गैस सिलेंडर 200 रुपए मिलेगा, और जनता को क्या स्थिति है, 2 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो पिछली बार आप भी तो उनके साथ थे लोकसभा में। आएंगे ऐसे तो ये चलता रहता है इनका, तो इनको कुछ भी कह सकते हैं। तब तो आप इनकी सारी नीतियों को कहते थे कि प्रधानमंत्री की नीतियां देश को आगे लेकर के जाएंगे, बदल गए, सुर जीत गए। तो नहीं, ऐसा नहीं, कुछ जो काम अच्छे किए उसका हमने समर्थन किया है, हमारे सुप्रीमो ने उनका समर्थन किया है। जो 370 धारा हटाई तो सुप्रीमो ने हमारा समर्थन किया, और जब ये किसानों के खिलाफ कानून लेके आए, ठीक है, 1 मिनट नहीं लगाई। महेश शर्मा जी, अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों की रिएक्शन आपने इस पर दल बदल को लेकर के सुने।
लेकिन आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा कि क्या दल बदल जो है वो उसमें कोई पार्टी की नीतियां शामिल होती हैं? कोई दल बदल करने वाले नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो पार्टी की भावनाओं का, नीतियों को देख करके पार्टी में आते हैं और उनके ऊपर कोई भरोसा जताया जा सकता है स्थायी? मैंने अभी काफी उदाहरण दिए, उत्तर प्रदेश से लगा करके उत्तराखंड के भी, और आपने तो गोवा के और महाराष्ट्र के उदाहरण भी आपके सामने किस तरीके से होते हैं दल बदल। वो नेता जो पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में अपने फायदे के लिए आते हैं, वो बीजेपी छोड़ करके फिर दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं। महेश जी, देखिए, आजकल ये मान के चलिए कि राजनीति जो है वो सेवा भावना के लिए कहा जाता है, बोलने के लिए एक शब्द है, जन सेवा की जाती है, लेकिन इसके मूल में है कि स्वयं की सेवा कैसे की जाए। राजनीति आज की तारीख में समाज सेवा नहीं रही है, आज की तारीख में व्यवसाय बन गई है, और ये व्यवसाय जहां आ जाता है तो वहां कोई सिद्धांत वगैरह काम नहीं करते हैं, वहां पे अवसर देखा जाता है, मौका देखा जाता है, और इसके हिसाब से पलटी और ललटी जाती है कि किसकी लहर है और कहाँ मुझे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ना संभावनाएं बनती हुई मेरी नजर आती है। ये सारी चीजें आज की तारीख में अगर कहा जाता है कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, वस्तुतः जो राजनीति में आज व्यक्ति सेवा करने के लिए नहीं, अपनी सेवा करने के लिए, अपने परिवार की सेवा करने के लिए, अपनी सात पुस्तों के लिए आता है। ये तो कहने की बात है, सैद्धांतिक बात और व्यवहारिक बात। व्यवहारिक बात में वो ये देख रहा है कि मतलब क्या हवा किधर चल रही है, और जो सिद्धांत जो खुद तय करते हैं कि भाई 75 साल की मतलब उम्र के बाद में कोई नहीं होना चाहिए, वही तोड़ लेते हैं। अब आप सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो कहाँ कोई 75 को टिकट नहीं देंगे, लेकिन 75 वाले 75 क्या उससे 15 साल बाद में वाले भी मतलब मांग करने लग जाते हैं, और एक अपने व्यक्तित्व को बताने के लिए दूसरे व्यक्ति, उभरते हुए व्यक्तित्व या किसी को भी उसको भी क्रश करने में कोई मतलब क्या होता ना, उनको गुरेज नहीं होता, उनको भी सार्वजनिक रूप से मतलब क्या होता है ना चर्चित ऐसे उसकी गलत छवि बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये राजनीति में साम दाम दंड भेद की जब जो सहारा लिया जाता है जी, तो उस समय हम ये कह नहीं सकते। आप ये देखिए कि दल बदल कानून बन गया है इस देश में, लेकिन इसके बाद में भी क्या स्थितियां हो रही है, किस तरह से सरकारें बदल जाती है, बहुमत वाली सरकारें बदल दी जाती है। तो ये वाली दल बदल कानून तो राजीव गांधी के जमाने में जब आया था, उसके बावजूद भी दल बदल तो रुकता नहीं है ना महेश जी। और पारिक साहब, इस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहता हूं कि महेश जी ने एक बहुत बड़ी गंभीर बात कही है। मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे है कि क्या इस तरह के जो दल बदलू नेता हैं उन पर आपको भरोसा है, जिनके दम पर आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो गया नागौर में? आपको अपने नेताओं पर, अपनी विचारधारा के नेताओं पर भरोसा नहीं है? और अब तो आपकी पार्टी के भीतर से अपने ही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप जिनको अपना नेता कहते हैं वो तो आयातित नेता हैं। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कैलाश मेघवाल ने कहा कि एक नेता आपके एनएसयूआई से आए हुए हैं, एक जो दूसरे जो नेता हैं वो जनता पार्टी से आए हुए हैं। तो क्या अब बाकी लोगों पर भी आप इसी तरह से भरोसा करें? मैं आ रहा हूं किशोर जी, पारिक साहब कि जो मिर्जा परिवार ने कांग्रेस को बनाने में बड़ा योगदान दिया था, आज वो राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख है और ये इन भ्रष्टाचारियों का दामन छोड़ रहा है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि पहले मिर्जा परिवार राष्ट्रवादी नहीं था, और आप ये कह रहे हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के दल की, आपने कहा राष्ट्रवाद की तरफ उन्मुख है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आपने कहा राष्ट्रवाद की तरफ आज उन्मुख है। हाँ, मैंने आपको कहा ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो दल है भाजपा, उसकी तरफ बड़ा योगदान रहा है। दूसरी बात, मिर्जा परिवार ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? अगर ये लोग जनता विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सारी कलई खुलकर आएगी। मैंने आपको कहा जलदाय मंत्री महेश जोशी पर इतना गंभीर आरोप है कि 10,000 करोड़ के ये जो पाइप घोटाला हुआ है उसकी जांच चल रही है, उनके निकटतम लोगों के ईडी के छापे पड़ रहे हैं और वो लोग उनको थ्रो नहीं कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को जमा के रखने की पार्टी है। किशोर जी, खुद जवाब दीजिए। भरत सिंह जी सर मुंडाकर बैठे हैं, भरत सिंह जी खुद सर मुंडाकर बैठे हैं, और इनके मंत्रियों ने जिस पार्टी के पास, जिन विधायकों को जिस पार्टी के पास खुद की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ना हो, लेकिन किशोर जी अगर बीजेपी आज ये कह रही है, किशोर जी बीजेपी अगर आज ये कह रही है कि आपकी सरकार है, उसके बावजूद उस नाव को छोड़ करके लोग जा रहे हैं, तो कमी कहां है? क्या उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? मिर्जा परिवार तो सबसे पुराना परिवार माना जाता है, जो 1952 के चुनाव से मिर्जा परिवार और नागौर की जो सियासत जिस परिवार के सारे चलती थी, वो परिवार छोड़ करके जा रहा है। नरसिंह किरार जैसे युवा नेता कांग्रेस को छोड़ करके चले गए।
जी देखो, मैंने पहले कहा था लाभ और दबाव यह केंद्र की राजनीति में है और मोदी और शाह की कार्यशैली साफ झलकता है। एक लाभ का लोभ और एक दबाव ईडी और सीबीआई का। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ज्योति मिर्धा कारोबारी परिवार से, इंडिया बुल्स उनकी कंपनी है और ये दबाव शायद काम किया होगा कि उनको सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटने टेकने पड़े हों। संघर्ष और सेवा राजनीति का बड़ा नाम है और ज्योति मिर्धा को हो सकता है राज में रहने की, खुद को बचाने की ललक हो, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी में की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ी हो। क्या नागौर की जनता नाथूराम मिर्धा का वह योगदान जो लंबे समय तक उनके साथ रहा, धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ वो काम करते रहे, किसानों के लिए काम करते रहे। किशोर जी ये सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी पार्टी के भीतर के बड़े नेता सवाल करते हैं कि ज्योति मिर्धा इसलिए छोड़ करके चले गई कि कैसे आरएलपी के साथ में कांग्रेस के ही लोगों ने ज्योति मिर्धा के साथ छलावा किया। यह आरोप तो आप ही के पार्टी के लोग लगा रहे हैं ना सर। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कारण है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो क्या आरोप है उस पर मेरा कोई जवाब नहीं है, लेकिन बात मैं कहना चाहता हूं। हरीश मीणा भी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी छोड़ के आए। मानवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, वो भी छोड़ के आए। जी ये क्यों हुआ? ठीक है पारिक साहब, छोटी सी टिप्पणी। पारिक साहब बिल्कुल कम समय में टिप्पणी चाहता हूं और मैं इतना इस सवाल पर चाहता हूं आपकी टिप्पणी की। देखिए पारिक साहब आपके विधायक जब मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो हलचल आपकी पार्टी के भीतर भी तेज हो रही है। कैलाश मेघवाल मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, सूर्यकांता व्यास जो आपकी सबसे सीनियर सबसे बुजुर्ग महिला विधायक हैं वो तारीफ कर रही हैं। सूर्यकांत व्यास को भी निकाल देंगे तो अगर ये जो फैसले सरकार के फैसले हैं विकास पसंद नहीं है, किसी को खुशी होती है तो कह सकता है इसमें क्या बात है। सूर्यकांता जी ने कोई कांग्रेस की बड़ाई नहीं करी। मैं जी छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं। आज हमने सवाल पूछा था चुनावी समय में जो दल बदल होता है वो क्या प्रभावित करता है। आज का जो सवाल था वो ये था वोट बैंक इससे क्या प्रभावित होता है। 84% लोगों ने कहा कि हाँ होता है। महेश जी आपने दोनों की बात सुनी जल्दी से। और हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जिससे जो चेहरा जनता के बीच में रहा है, जनता की आवाजों को बुलंद करता रहा है, भले ही किसी परिस्थिति से अगर वो दल बदल करता है तो जनता उसके साथ हो जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आप उसका चाल चरित्र कैसा है जी। अगर वो ये अब आप ही कह रहे हैं महेश जी कि ये तो अब आज की राजनीति में मायने नहीं रखता कि चाल चरित्र कैसा है, लेकिन माहौल तो बनता है, ये आप इसे भी स्वीकार करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माहौल जरूर बन रहा है लेकिन नेताओं के दल बदल से दोनों ही दलों के अंदर एक बात को लेकर के चिंता तो है, लेकिन आखिरकार जनता किस पर मुहर लगाती है, क्या दल बदल करने वाले नेताओं के पक्ष में भी मतदान होता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।